नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की सोनिया गांधी से मुलाकात खत्म हो गई है। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस में G23 नाम से मशहूर गुट नाराज चल रहा है। उन्हीं ने बताया जा रहा है कि उन्हीं को मनाने की अब ये कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद की जो ये मीटिंग चल रही थी सोनिया गांधी से, फिलहाल वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद की बैठक खत्म हो गई है। तो चुनावों में मिली हार के बाद से जिस तरह से नेताओं का एक गुट जिसे G23 का नाम दिया गया वो नाराज। अरे आराम से सर, बैठक में क्या रहा सर? देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट से बहुत अच्छी मीटिंग रही और शायद ये आपके लिए न्यूज़ है, लेकिन हम कांग्रेस प्रेसिडेंट से बीच बीच में मिलते रहते हैं, जैसे कि दूसरे लोगों से भी कांग्रेस प्रेसिडेंट मिलती है। और संगठन के बारे में, संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिसेस गांधी की चर्चा लीडरों से होती रहती है। हम भी कई दफ़ा इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। न मालूम आज मीडिया क्यों इतना पीछे लगा है हम लोगों की मीटिंगों के लिए। तो अभी कुछ दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और वर्किंग कमेटी से सुझाव मांगे गए थे कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है या जहां हम हारे हैं उसके क्या कारण। मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे। अधिकतर चूँकि वहाँ बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं तो हर चीज़ को नोट करना असंभव होता है और हर चीज़ को याद रखना भी असंभव होता है जहाँ इतने लोग सुझाव दें। तो हमने अपने उन्हीं सुझावों को दोहराया संगठन को मजबूत करने। कुल मिला के मैं ये कहूँगा, जो भी डिस्कशन था किस तरह से आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा के, उसकी कैसी तैयारी की जाए, यूनाइटेडली सभी कांग्रेस मिलकर कैसे हम अपने विरोधियों का, कहीं नेशनल कोई पार्टी है, किसी जगह रीजनल पार्टी है, किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उन चुनौतियों का और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुकाबला किया जाए। यही डिस्कशन था। इसके अलावा नहीं, अब ये देखो, पार्टी की कोई डिमांड्स होती हैं वो पब्लिक और मीडिया के लिए नहीं होती, वो हमारे बीच में और कांग्रेस प्रेसिडेंट के बीच में होती है। आई एम सॉरी, दे आर नॉट मेंट फॉर पब्लिक। कोई ऐसे, ये एक पार्टी है, वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, हम लोग कांग्रेस के बाकी लीडर्स हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं। जो सुझाव होते हैं संगठन को ठीक करने के लिए वो अंदर होते हैं, वो पब्लिकली नहीं हम सुझाव दे सकते हैं। लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जो कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट दिया। देखो, क्वेश्चन अभी तो लीडरशिप का कोई सवाल नहीं आया था। जब मिसेस गांधी ने ऑफर किया था तो हम सब लोगों ने इनसे किया कि आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जो हमने पार्टी के इलेक्शन करने हैं वो उस वक्त बात होगी। अभी तो पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कुछ महीनों में होंगी। उस वक्त कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो उस वक्त के जो वर्कर्स हैं वो फैसला करेंगे। आज तो पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जगह खाली नहीं है। जो मिसेस गांधी ने वर्किंग कमेटी में ऑफर किया था कि अगर आपको नहीं चाहिए तो हम छोड़ देते हैं, तो हम सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सोच का हो, सब ने मिलकर हमने कहा कि नहीं मिसेस गांधी आप कंटिन्यू कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ सुझाव हैं और ठीक करने को संगठन के लिए। वो सुझाव
हमने तब दिए थे और वो सुझाव देते हैं। No, we have already, that was decided already in the working committee that she should continue. And that is not the issue. Nobody has said that Mrs. Gandhi should just quit. Let me tell you very clear that we decided in the working committee. तो गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे। गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिले हैं और उसके ठीक बाद वो मीडिया से मुखातब हो रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से क्या कुछ लेकर सोनिया गांधी के पास गए थे। इस पर बात करने के लिए अब सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि G23 के जो ये गुट है वो नेता नाराज चल रहे हैं, ये तो साफ है। क्या इस मीटिंग में भी उनकी नाराजगी कैसे दूर हो, इसी को लेकर चर्चा हुई है? क्या हमारे पास जानकारी है? देखिए शिरीन, इसकी पृष्ठभूमि है। कल आपने देखा होगा सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिएट किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करें, और ये खबर सबसे पहले हम ही ने दर्शकों को बताई थी कि उसके माध्यम से राहुल गांधी ने ये प्रस्ताव भेजा था गांधी परिवार की तरफ से कि जो G23 के बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशनल रिशफल की कमिटीज जो हैं उसमें उन लोगों को जगह दी जाएगी, ताकि वो जो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं या संगठनात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें अपनी सलाह रखें और आम राय से फैसले हों। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि G23 के नेता पब्लिकली गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधने, उन पर औपचारिक टिप्पणियां करना बंद करें। ये रास्ता उसके बाद ही खुला है। उसके बाद आपने देखा कल रात कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद की लंबी मुलाकात हुई थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुद गए थे राहुल गांधी का प्रस्ताव लेकर के, और उसके बाद आज गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी थोड़ी सी गुलाम नबी आजाद के बयान में हम देख सकते हैं लचीलापन, वो इसी वजह से है। अब वो ये कह रहे हैं कि नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं था, इस वजह से क्योंकि मिसेस गांधी से मुलाकात में निश्चित तौर पर वही सारी बातें उनके सामने रखी गई होंगी कि आप लोगों को शामिल किया जाएगा इन तमाम बड़ी कमेटियों में, जो कि डिसीजन मेकिंग हाईएस्ट बॉडी होती है कांग्रेस पार्टी की, और उसमें आप अपनी बात रखें। और जब आप लोग खुद ही इसमें शामिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर संगठन का बदलाव उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिस दिशा में संभव है G23 के बड़े नेता चाहते हैं। अभी भी ये बड़ा सवाल शिरीन जरूर बना रहेगा कि अक्टूबर, सितंबर, अगस्त में जब चुनाव होते हैं संगठनात्मक अध्यक्ष पद को लेकर के, तो क्या राहुल गांधी उस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं कि नहीं? क्योंकि मैं एक अहम बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शिरीन कई बार ये बोला कि सोनिया गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं था, राहुल गांधी पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गिव एंड टेक यही होगा कि जब संगठन का चुनाव होता है तब संभव है कि G23 भी अपनी तरफ से किसी नेता को आगे करे चुनाव लड़ने के। बार बार वो एक और बात का जिक्र कर रहे थे कि सुझावों पर चर्चा हुई है, जो सुझाव नेताओं की तरफ से दिए गए हैं वो हम सोनिया गांधी के पास लेकर गए थे। तो क्या सुझाव, मतलब नेतृत्व परिवर्तन नहीं, एक तरफ वो ये भी साफ कर रहे हैं, तो फिर कौन से सुझाव हैं जो दिए गए? कुछ इसे लेकर जानकारी है हमारे पास? देखिए आगे चल के अगर G23 अपना स्टैंड सॉफ्ट करे शिरीन, तो वो हमें देखना होगा। हाईएस्ट ऑर्डर पर बातचीत चल रही है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं थी ऐसा वो गलत करे, ऐसा इंटरप्रेट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की ही सबसे बड़ी मांग थी कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष ना बने। आपने कपिल सिब्बल का आपसे 2 दिन पहले का इंटरव्यू देखा, संदीप दीक्षित ने हमसे एक्सक्लूसिवली बातचीत, G23 के सदस्य, उन्होंने कहा गांधी परिवार को अब हटने का वक्त आ गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग है G23 की पूरा AICC रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, चुनाव हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी चुन करके आए, नॉमिनेटेड ना हो। तो ये सब बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर के अपनी फहरिस्त को मिसेस गांधी के पास गए थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ही गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी के माध्यम से उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आ चुका है कि जो भी आपकी मांगे हैं उसके लिए आपको इन बड़ी बड़ी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो कि हाईएस्ट चुनाव संबंधित बॉडी बनाई गई है, जिसको हेड कर रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री, उसमें शामिल किए जाएंगे। और उसके बाद ये सभी लोग मिल बैठ करके तय करें कि संगठन का आगे का रास्ता क्या हो। तो मुझे लगता है कि गिव एंड टेक कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन फिलहाल हम अभी ये नहीं कह सकते कि नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पर आपत्ति नहीं है, सोनिया गांधी चुनाव तक कंटिन्यू कर सकते। ठीक है आशीष, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। उस मुलाकात के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं। देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट से बहुत अच्छी मीटिंग रही और शायद ये आपके लिए न्यूज़ है, लेकिन हम कांग्रेस प्रेसिडेंट से बीच बीच में मिलते रहते हैं, जैसे कि दूसरे लोगों से भी कांग्रेस प्रेसिडेंट मिलती है। और संगठन के बारे में, संगठन को मजबूत बनाने के लिए
मिसेस गांधी की चर्चा लीडरों से होती रहती है। हम भी कई दफ़ा इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। न मालूम आज मीडिया क्यों इतना पीछे लगा है हम लोगों की मीटिंगों के लिए। तो अभी कुछ दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और वर्किंग कमेटी से सुझाव मांगे गए थे कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है या जहां जहां हम हारे हैं उसके क्या कारण। मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे। अधिकतर चूँकि वहाँ बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं तो हर चीज़ को नोट करना असंभव होता है और हर चीज़ को याद रखना भी असंभव होता है जहाँ इतने लोग सुझाव दें। तो हमने अपने उन्हीं सुझावों को दोहराया संगठन को मजबूत करने में। कुल मिला के मैं ये कहूँगा जो भी डिस्कशन था किस तरह से आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा के उसकी कैसी तैयारी की जाए, यूनाइटेडली सभी कांग्रेस मिलकर कैसे हम अपने विरोधियों का, कहीं नेशनल कोई पार्टी है किसी जगह रीजनल पार्टी है, किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उन चुनौतियों का और उन पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला किया जाए। यही डिस्कशन था। इसके अलावा सर जो सिंबल साहब कह रहे हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं? सर जो सिंबल साहब जो कह रहे हैं उसको अपन क्या कह रहे हैं? आपके जो सिंबल साहब कह रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, अब ये देखो पार्टी की कोई डिमांड्स होती हैं वो पब्लिक और मीडिया के लिए नहीं होती, वो हमारे बीच में और कांग्रेस प्रेसिडेंट के बीच में होती है। आई एम सॉरी, दे आर नॉट मेंट फॉर पब्लिक। कोई ऐसे, ये एक पार्टी है, वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, हम लोग कांग्रेस के बाकी लीडर्स हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कुलतार संधावा पंजाब विधानसभा में स्पीकर होंगे। कोटकपुरा से दूसरी बार विधायक बने हैं कुलतार और सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कुलतार संधावा स्पीकर बनाए जा सकते हैं पंजाब में। कोटकपुरा विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं कुलतार सिंह, जिन्हें स्पीकर बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के हवाले से पंजाब से जुड़ी हुई एक अहम और बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब में कुलतार संधावा पंजाब विधानसभा में स्पीकर का पद संभाल सकते हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। इधर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने के फैसले को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सिसोदिया ने बीजेपी की तुलना रावण से की है। अभी तक गीता पढ़ाई जाएगी, अब कंपल्सरी कर दी। बिल्कुल पढ़ाएं, लेकिन क्लास में नहीं, जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो अमल में भी लाएं। जो पढ़ा रहे हैं गीता, सबसे पहले तो वो अपने जीवन में अमल में तो लाएं। काम करते हैं रावण वाले और बात करते हैं गीता की। तो देश भर में होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कुछ अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि नेताओं ने आज होली कैसे खेली है। देखिए, होली के रंग में राजनाथ भी आज रंगे हुए नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी होली खेली। शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख रहे हैं होली पर झूमते गाते नजर आए। हरीश रावत ने भी आज होली पर रंग जमाया। अखिलेश यादव ने फूलों की होली खेली और पुष्कर सिंह धामी पर भी होली का रंग खूब चढ़ा। मनीष सिसोदिया की होली भी आप देख रहे हैं और मनोज तिवारी ने भी जमकर आज होली का ये पर्व मनाया। 8 अलग अलग तस्वीरें हैं और ये आज नेताओं की खास होली आप देख रहे हैं। लिस्ट है उन मंत्रियों की जो कल शपथ लेने जा रहे हैं। इन मंत्रियों में हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह, डॉक्टर विजय सिंगला मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही गुरमीत सिंह मीत हायर और हरजोत सिंह बैस भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये वो नाम हैं जो कल मंत्री बनने जा रहे हैं। कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं लालचंद कटारुचक, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मशंकर जिम्पा भी मंत्री कल बनेंगे। तो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर पंजाब कैबिनेट की ये आप लिस्ट देख रहे हैं जो मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए। जगविंदर जी, अब 10 मंत्री कल शपथ लेने जा रहे हैं, उनके नाम भी एबीपी न्यूज के पास मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एबीपी न्यूज की एक बार फिर सटीक खबर पर मोहर लगाई है। भगवंत
मान का जो पहला मंत्रिमंडल होगा, हमने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि उसमें पहले 10 मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि 17 मंत्री का कोटा है, लेकिन उतने नहीं बनाए जा रहे हैं, 10 मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि 2 चेहरों को छोड़ दें, हम 2 विधायकों को छोड़ दें, अगर मीत हेयर को छोड़ दें और दूसरा हरपाल चीमा को छोड़ दें, तो सारे नए लोगों को निकाला गया है, उनके नाम पहले दिए गए हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। ये बड़ी एक जो है वो खास बात है और एक बड़ा तालमेल बिठाया गया है। हम मान ये रहे थे कि पहले जो 2017 में 10 विधायक जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर नहीं गए थे और इस बार भी उसी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़े थे, जैसे बलजिंदर कौर हुई, जो भगवंत मान की पुरानी टीम हुआ करती थी, कुलतार संधवा हुए, अमन अरोड़ा हुए या फिर मानुके हुई, हम इन तमाम चीजों को ये सोच रहे थे कि इन लोगों को तरजीह दी जाएगी क्योंकि ये दूसरी टर्म इनकी आ गई है। लेकिन जो पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें पुराने लोगों को उतनी तरजीह नहीं दी गई, बल्कि बराबर माझा मालवा द्वाबा का सेक्शन देखते हुए और जातीय समीकरणों को देखते हुए कई नए लोगों को जगह दी गई है और ये एकदम नया मंत्रिमंडल लग रहा है। एक भी आदमी पहले जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे किसी पे भी नहीं रहा है और कल 11 बजे पंजाब राजभवन जो है चंडीगढ़ का, वहां पर ये शपथ लेंगे और भगवंत मान की टीम के ये 10 नाम हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। और जैसा एबीपी न्यूज ने कहा था कि 10 मंत्री बनेंगे भगवंत मान के, वो 10 मंत्री ही कल बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, एबीपी न्यूज की खबर का ये आप देखिए किस तरीके से एक बार फिर से मुहर लगी है मान कैबिनेट की। ये एक्सक्लूसिव जानकारी, ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन कल शपथ लेने जा रहा है। जगविंदर जी, क्या कल शपथ के बाद कल ही कैबिनेट की पहली बैठक भी होने जा रही है? जी हाँ, 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने का टाइम दिया गया और 12:30 बजे भगवंत मान ने चंडीगढ़ के पंजाब सचिवालय में कैबिनेट की पहली मीटिंग रखी हुई है। तो ये खास बात है और जैसा भगवंत मान ने खुद कहा था ओथ लेने के बाद, शपथ लेने के बाद खटखट कला में कि हम एक भी दिन खराब नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि कल शपथ के बाद कोई ना कोई शाम तक एक और बड़ा फैसला आ जाएगा। जिस तरह से कि आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि जितना बड़ा बहुमत उनको दिया गया है उसी लिहाज से उनको जनता के हित में फैसले भी करने होंगे। तो एक तो नए चेहरों को दिया जा रहा है, दूसरी बात यह कि फैसले भी नए नए किए जा रहे हैं और ये जनता में विश्वास कायम करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि जिस तरह से उनको मैंडेट दिया गया है उसी रफ्तार से उनके मंत्रिमंडल, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके विधायक काम करेंगे और लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से पहले की सरकारें रही हैं उससे अलग सरकार, अलग चेहरे वो देने के लिए तत्पर है। इन तमाम चीजों के कारण ही जो है वो आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अगर पंजाब में ये करिश्मा उनका चल गया तो फिर उनकी आगे भी दूसरे राज्यों में चल निकलेगी। बिल्कुल, तो सब कुछ नए तरीके से करना चाह रही है आम आदमी पार्टी और इसीलिए ये नए फैसले भी लिए जा रहे हैं। मान कैबिनेट में भी जिस तरह से जगविंदर बता रहे हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। अब तो जगविंदर जी, क्या कोई ऐसी भी जानकारी या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कैबिनेट की जो पहली बैठक होनी है उसमें भी कोई चौंकाने वाले फैसले पहले ही दिन पहली बैठक में हो सकते हैं? देखिए, एक चीज ना बड़ी गोपनीय रखी जा रही है, जो भी बड़ा फैसला आना होता है वो लास्ट वक्त तक जो है बताया नहीं जाता ताकि लोगों में उस बात की क्यूरियोसिटी रहे कि आखिरकार नई सरकार करने क्या जा रही है। और जितनी लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार उतना ज्यादा बढ़ेगा पंजाब में। अभी तक ये तय नहीं है कि क्या करेंगे, लेकिन भगवंत मान की शुरू से आज तक की आप कारगुजारी देखें तो उन्होंने ये कहा था जिस दिन ग्रीन कलम मेरे हाथ में आएगी, हरे रंग की स्याही मैं नौकरियों पे चलाऊंगा। अभी भ्रष्टाचार के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया। तो जो महिलाओं के, बच्चों के या पंजाब के लोगों से जुड़े हुए वो मसले हैं जिनको लेकर गारंटियां दी गई हैं, उन्हीं पर पहले काम करने की कोशिश है। सिर्फ जिनमें बजट इन्वॉल्व है वो चीजें बाद में जाएंगी ताकि बजट की एलोकेशन हो जाए। फिर उनका जिसमें महिलाओं के लिए 1000 रुपया देना है तो बजट एलोकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जिसमें बजट एलोकेशन नहीं है वो जनता से जुड़े हुए मामलों को पहले तरजीह दी जा रही है। ठीक है जगविंदर जी, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। जिस तरह से ये जानकारी हमें जगविंदर पटियाल ने दी है कि 10 कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो कल कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और कल ही कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी एबीपी न्यूज पर आगे आपको हम बताते रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने ही आपको बताया है और वो पूरी लिस्ट भी हमने आपके सामने रख दी है कि किस तरीके से कौन कौन से वो नाम हैं जो इस बार मंत्री पद की शपथ कल 11 बजे लेने जा रहे हैं। इस पर नजर रहेगी, आगे भी आप तक जानकारी पहुंचा ये देखिए वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है और एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। एबीपी न्यूज ने इससे पहले आपको बताया था कि ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और देखिए अब वो नाम आपके सामने है जो मंत्री पद की शपथ कल लेने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई है और अब पहला
कैबिनेट का गठन कल होने जा रहा है और खबर यह भी है कि जब मंत्री पद की शपथ हो जाएगी तो उसके बाद कल ही कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। नजर होगी इसी पर कि आखिर कल के पहली कैबिनेट की मीटिंग जब होगी तो क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्या पंजाब के लिए आखिर क्या एक तरीके से विजन क्या होने जा रहा है सरकार का, उसको कहीं ना कहीं एक दिशा जरूर उस कैबिनेट की मीटिंग में मिलेगी। तो बड़ी बातें आपको बता दें, मान कैबिनेट में 10 मंत्री कल शपथ लेंगे। कल सुबह 11 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे ये सभी 10 विधायक जो कि मान कैबिनेट का हिस्सा होंगे। हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर कल शपथ लेंगे और इसके साथ ही हरभजन सिंह और विजय सिंगला का नाम भी सामने आ रहा है जो शपथ कल लेंगे। गुरमीत सिंह, हरजोत सिंह बैंस कल मान कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। लालचंद कटारूचक और कुलदीप धालीवाल भी कल मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये वो विधायक जो कल मंत्री बन जाएंगे पंजाब के। लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मा शंकर जिम्पा भी कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो कल पंजाब कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं ये सभी, जिनके नाम इस वक्त एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। और सबसे पहले ये जानकारी भी आपको एबीपी न्यूज ने ही दी थी कि ये वो नाम है जो कि मंत्री पद में मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जगविंदर पटियाल जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जगविंदर जी, सबसे पहले एबीपी न्यूज ने बताया, आपके जरिए हमने दर्शकों को बताया कि ये वो 10 मंत्री जो बनने जा रहे हैं और कल 11 बजे कैबिनेट की मंत्रिमंडल का गठन भी होने जा रहा है। जी हाँ, देखिए कल 11 बजे शपथ लेंगे और 10 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जैसा एबीपी न्यूज ने कहा था, बिल्कुल उसी खबर पर। के मंत्रिमंडल में शुरुआती जो पहला गठन किया जा रहा है उसमें 17 की जगह 10 मंत्रियों को जगह दी गई है। और खास बात क्या है, खास बात ये है कि कोई भी जाइंट किलर यानी जिसने बड़े नेता को हराया उसका नाम नहीं है। और जो पुराने 2-2 बार के एमएलए होने जा रहे थे उनमें से सिर्फ अगर हम देखें तो 2 ही लोगों का नाम है और वो है मीत हेयर और हरपाल चीमा। ये 2 नाम हैं जो पुराने विधायक थे इनके, उनको शामिल किया गया है। बाकी सब नए चेहरों को जगह दी गई है। माझा, मालवा, दोआबा, इनकी बात करें तो 5 मंत्री मालवा रीजन से होंगे, 4 मंत्री माझा रीजन से होंगे और 1 दोआबा रीजन से होगा। जिम्पा जो कि होशियारपुर से जीत कर आए थे, उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री को हराया था, उनको दोआबा से जगह दी गई है। तो खास बात यह है कि प्रकाश सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर मनप्रीत बादल, इन चरणजीत सिंह चन्नी, इन तमाम लोगों को हराने वाले विधायकों को पहले मंत्रिमंडल के गठन में जगह नहीं मिली है। ये अब तक की बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी ने लो प्रोफाइल और नए चेहरों को जगह देने या तरजीह देने में जी जिनको कल शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ जगविंदर पटियाल। तो जिस तरीके से जगविंदर पटियाल हम ये जानकारी दे रहे हैं कि ये वो नाम है और ये चौंका इसलिए भी रहे हैं क्योंकि ये नए चेहरों के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं और आखिर 10 मंत्री अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है तो बात की बात होगी। लेकिन जगविंदर पटियाल, मैं एक और चीज आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये चौंकाने वाले नाम है और ये वो लोग हैं जो नए हैं, इन्हें अनुभव भी नहीं है। तो ये क्या नया फॉर्मूला जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनाया है, इसे कैसे समझा जा रहा है? ये रणनीति आपको कुछ समझ आ रही है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी ने रणनीति ये बनाई है कि अगर नए चेहरे देंगे, नए नाम होंगे, एक तो जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर जो लिस्टें घूम रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर जो एक गोपनीयता होती है सबसे पहले तो वो बरकरार रहेगी और ये नहीं रहेगा कि ये चेहरे तो पहले ही पता थे, ये चेहरे आने वाले हैं। एक तरह से जैसे आम आदमी पार्टी कोई भी काम कर रही है पंजाब में, अगर व्हाट्सएप पर हेल्पलाइन नंबर देना था तो उसके लिए भी एक क्यूरियोसिटी बनाई गई और ये आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि भ्रष्टाचार को लेकर हेल्पलाइन नंबर आने वाली है। उसी तरह से मंत्री पद को लेकर भी पूरी क्यूरियोसिटी बनाकर रखी गई, गोपनीयता रखी गई कि ये पता ना चले। और थोड़ी ही देर पहले जब हमारे पास सबसे पहले ये लिस्ट आई तो हमने देखा कि उसमें सिर्फ 2 ही पुराने बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं जो पहले से विधायक थे, हरपाल चीमा, मीत हेयर, ये 2 लोग। बाकी तमाम नए लोग थे। हालांकि हम भी ये सोच रहे थे कि अमन अरोड़ा का नाम भी हो सकता है, बलजिंदर कौर का नाम भी हो सकता है, कुलतार संधवा का नाम भी हो सकता है। ये वो तमाम लोग हैं जो काफी समय से आम आदमी पार्टी के विधायक थे और जब 20 में से 2017 के 10 विधायक तकरीबन छोड़कर चले गए थे तो ये लोग बने रहे थे। लेकिन ये एक तरह से बिल्कुल नया फ्रेश चेहरों वाला
मंत्रिमंडल देने की कोशिश की है। और ये नाम सुनकर पहले ही आपको ताज्जुब होगा कि अभी हमने एक शख्स को फोन किया, नाम बताना ठीक नहीं रहेगा, तो उसने कहा अच्छा मैं मंत्री बन रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है। हमने कहा कि हम लिस्ट देख के ही आपको फोन कर रहे हैं। तो ये जो भाव है ये एकदम पैदा होगा कि अच्छा ये भी मंत्री बन गया, किसी ने सोचा ही नहीं था। और ये सोचा था कि ये ज्यादातर तो फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं, इनको कहां जगह मिलेगी। तो 8 आदमी तकरीबन ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर है। सिद्धू मूसेवाला, इनको जिन्होंने हराया, गायक हैं, विवादित गायक हैं, उनको डॉक्टर विजय ने हराया था, उनको भी जगह मिल गई है मंत्रिमंडल में। बगल में रूबी जो कि एमएलए होती थी बठिंडा देहात से और उन्होंने कांग्रेस में जाकर पाला बदला और मलोट से चुनाव लड़ी, जिस महिला ने उनको हराया उनको भी जो है वो मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी कल। तो कुल मिलाकर बड़े जायंट किलर्स, जिन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को हराया, उनका नाम पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी पार्टी के इस मंत्रिमंडल में वो सब चेहरे शामिल नहीं किए गए हैं जो पहले से इनके विधायक थे और इस बार दूसरी बार विधायक बने हैं। ऐसे सिर्फ 2 ही लोग हैं। तीसरी बात यह है कि जायंट किलर्स, जिन्होंने बड़े बड़े लीडरों को हराया, उनको हराने वालों को मंत्रिमंडल में शुरुआत में जगह मिलेगी, ज्यादा को नहीं लेकिन 3-4 को जगह मिलेगी, ऐसा संभावना थी। ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा ना हो कि वो ये कहें कि हमने इतने बड़े लीडर को हराया जो 5 बार मुख्यमंत्री रहा है और उनको अब जो है विधायक के तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन ऐसा ही हुआ। ये तमाम नए चेहरे हैं। हरजोत बैंस जो कि अनंतपुर साहब से जीत कर आए हैं, उनको भी जगह मिली। पिछली बार वो साहनेवाल से चुनाव लड़े थे लेकिन वहां से हार गए थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर, बहुत काम किया आम आदमी पार्टी के लिए। इस बार उनको अनंतपुर साहब से लड़ाया गया था और उन्होंने राणा केपी जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्पीकर हुआ करते थे, उनको हराया। उन्होंने एक बड़े चेहरे को हराया अनंतपुर साहिब सीट से, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि 2 पुराने चेहरे हैं, बाकी सब नए चेहरों को जगह दी गई है। और भगवंत मान के मंत्रिमंडल में 17 मंत्री नहीं होंगे, 10 मंत्री होंगे। ये एक्सपेंशन बाद में होगा, यानी विस्तार बाद में किया जाएगा। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेंशन करना चाहती है। जो मंत्री अच्छा काम करेंगे उन मंत्रियों को कंटिन्यू भी किया जा सकता है, या फिर जो लोग विधायक के तौर पर अच्छा काम कर रहे होंगे या जिस इलाके में ये लगेगा कि आम आदमी पार्टी का मंत्रिमंडल ठीक काम नहीं कर रहा है, भगवंत मान के मंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं, वहां नए चेहरों को लाया जाएगा। ये एक बड़ा मंत्रिमंडल में गठन के वक्त जो दिलचस्प बात देखने को मिली है कि ना तो बड़े नेताओं को हराने वालों को पहले मंत्रिमंडल में शपथ दिलाने में तरजीह दी गई, उनको जो है वो पहल दी गई। और दूसरी बात यह है कि जितने बड़े पुराने चेहरे थे वो तैयार हुए हवाए रह गए और मुझे लगता है कि उनमें से भी सबको जगह नहीं मिली। केवल पुराने 2 नाम हैं, बाकी 8 नए नाम हैं। इनमें से मालवा के 5, 4 माझा के और 1 आदमी होशियारपुर से दोआबा रीजन से आता है। अच्छा जगविंदर जी, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप तो इन नामों को ज्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आपको वो कौन से नाम है जो ज्यादा चौंका रहे हैं 10 लिस्ट में, जो ये 10 मंत्रियों के नाम है फिलहाल? देखिए 2 के अलावा 8 चौंका ही रहे हैं। और आपको हैरत होगी जानकर कि इलेक्शन से पहले मैंने भी इन चेहरों को नहीं देखा था। जिम्पा जो कि होशियारपुर से जीत के आए हैं, मैं उनको नहीं जानता था, वो एक सोशल वर्कर के तौर पर थे। हाँ, मानसा वाले जो डॉक्टर विजय को जगह दी गई है उनको मैं इसलिए जानता हूं कि सिद्धू मूसेवाला का मैं इंटरव्यू करने गया तो मैंने कहा कि ये देख तो लूं कि इनके अगेंस्ट जो है वो कौन लड़ रहा है। तो सिद्धू मूसेवाला एक बड़ा जो है वो सिंगर था, नामी चेहरा था, सोशल मीडिया पर छाया रहता था। तब मैंने विजय सिंगला की तस्वीर देखी थी। तो 2 मीत हेयर और हरपाल चीमा, जो हरपाल चीमा जो है वो सीएलपी लीडर भी थे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि विपक्ष में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी थी 20 विधायक 2017 में आम आदमी पार्टी के आए थे। सुखपाल खैरा को इन्होंने अपना जो है वो सीएलपी बनाया था, लेकिन जब सुखपाल खैरा ने बगावत कर दी तो उसके बाद हरपाल चीमा को बनाया गया था। तो हरपाल चीमा को हम जानते थे, मीत हेयर को हम जानते थे, लेकिन बाकी इन तमाम 8 के 8 चेहरों को हमने भी चुनाव में ही देखा, इसलिए हमारे लिए भी ये नए चेहरे थे और आज भी नए हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर के मंत्री बनने के कोई चांस नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने मिलकर जो ये फैसला किया है नए चेहरे का देने का, ये इन चेहरों के लिए भी चौंकाने वाली बात है। इनमें से मैं अभी एक को 5 मिनट पहले फोन कर रहा हूं तो वो कह रहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है मैं मंत्री बन रहा हूं। अच्छा आपको किसने बताया? सो कुल मिलाकर ये उनके लिए भी नई बात है, मेरे लिए भी नई बात है, पंजाब के लिए भी नई बात है जो 8 चेहरे आए हैं उनके लिए।
ठीक है जगविंदर जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर से आती हूँ, लेकिन इसी के साथ एक दूसरे राज्य से भी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण की तारीख आगे बढ़ सकती है। पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 31 को शपथ ग्रहण होगा, अब ये 24 मार्च को संभव है, तो ये तारीख आगे बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण की तारीख 24 मार्च हो सकती है। फिलहाल खबर मिल रही है कि पहले 21 तारीख बताया जा रहा था कि 21 मार्च को शपथ ग्रहण संभव है, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाने की भी खबरें मिल रही हैं। 24 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण की तारीख आगे बढ़ सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, जहां एक बार फिर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है और अब इंतजार शपथ ग्रहण का हो रहा है। लेकिन अब इस तारीख के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 21 की जगह इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है और अब ये 24 मार्च अगली तारीख हो सकती है। 24 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है उत्तर प्रदेश में। इसकी वजहें क्या रही, कई इस पर भी हम बात आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अब 21 की जगह 24 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। यही जानकारी मिल रही है। जिस तरह से शपथ ग्रहण को लेकर अभी तैयारियां जरूर हो रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और डिले हो सकता है और ये कुछ और दिन आगे बढ़ सकता है और अगली तारीख 24 मार्च हो सकती है। 21 की जगह 24 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज झा जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, अब 21 नहीं 24 को शपथ ग्रहण हो सकता है? शिरीन, 21 तारीख को दोपहर 3 बजे टिकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण हो सकता है। जैसे आपको बताऊं कि दिल्ली में कई राउंड की बैठक के बाद सब अपने अपने घर चले गए हैं होली में, जैसे सुनील बंसल, योगी आदित्यनाथ और वगैरह। दो चीजें हैं, एक तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जिस तरह के संकेत हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए एक मौर्य चेहरा बड़ है, पिछड़ों के चेहरा है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो कितने डिप्टी सीएम होंगे और किस किस बिरादरी को ये प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो मंत्रिमंडल के चेहरे तय नहीं हुए हैं, इसीलिए शपथ ग्रहण की तारीख बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। अब तो पंकज जी, क्या ये एक वजह है, जैसा आप बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के पदों को लेकर अभी विचार होना बाकी है या फिर कुछ तय नहीं हो पा रहा है, ये एक वजह है? नहीं, कई वजहों में से एक वजह ये भी है। जैसा आपने देखा होगा कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी के सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं ने बैठक की। अब चूंकि बहुमत की सरकार है बीजेपी की, लेकिन ये दोनों दल साथ रहे और दोनों दल चाहते हैं कि उनके कोटे से दो लोगों को मंत्री बनाया जाए, पर इस बाबत उस बैठक में चर्चा नहीं हुई है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि चूंकि एक बार सारी चीजें तय हो जाएंगी और उससे पहले अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो 21 या 22 तारीख को लखनऊ में विधायक दल की बैठक हो और फिर संभव हो तो 24 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। आप केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कह रहे थे कि उन पर हो सकता है कि अभी पेच फंसा हुआ हो। क्या डिप्टी सीएम के इतर भी कोई उनके दूसरे रोल को लेकर भी विचार हो रहा है पार्टी में? देखिए, अभी तक जो संकेत मिल रहा है उसमें जिस तरीके से आज उनके घर पर होली मिलन समारोह हुआ, जितने उत्साह में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के हार के बाद दिख रहे थे, कई चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझी जानी चाहिए और संकेतों में समझी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी तो यही लग रहा है कि उनको डिप्टी सीएम ही बनाया जा सकता है। लेकिन ये देखिए शिरीन कि कभी भी हारे हुए चुनाव, हारे हुए नेता को इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी देने की परंपरा बीजेपी में नहीं रही है। ये पहली बार ऐसा होगा। अगर अरुण जेटली के मामले को अपवाद के तौर पर देखने के अलावा हम देखें तो बड़ा फैसला होगा। अब इस फैसले पर पार्टी अड़ी रहती है, कोई दूसरा प्रस्ताव भी उनके पास हो सकता है। जुलाई के महीने में राज्यसभा की भी खाली हो रही है सीटें, तो राज्यसभा लाकर के कोई ने दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तमाम चीजें चर्चा में है, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि उनको डिप्टी सीएम ही बनाया जाए, अभी तक जो संकेत मिल रहा है पार्टी के सोर्सेज के हवाले। अच्छा पंकज जी, अगर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उन्हें दोबारा से दी जा सकती है तो उनका रास्ता आसान कैसे करेगी पार्टी? देखिए, पार्टी उनका रास्ता आसान करने के लिए अभी तो देखिए ये जो 25 अभी एमएलसी हैं, अभी उनके पास एमएलसी का वक्त बचा हुआ है। वो कभी भी कोई भी आदमी उनके लिए मतलब मंत्री बनने के बाद वैसे भी 6 महीने का समय रह सकता है। वो कोई बहुत बड़ा पेच उनके लिए नहीं है। सबसे बड़ा फैसला पार्टी को ये करना है कि चुनाव हारने के बावजूद भी क्या वो केशव प्रसाद मौर्य को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर चुके हैं या फैसला कर चुके हैं। अच्छा, ये भी संभव है क्या पंकज जी कि जैसा आप कह रहे हैं कि ये रहा नहीं है, उनके नियमों में नहीं रहा बीजेपी के कि किसी हारे हुए नेता को इस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए, तो क्या किसी दूसरे चेहरे पर भी चर्चा हो रही है? संभव है? देखिए,
देखिए शुरुआत में थी, देखिए पहले ये चर्चा थी कि जैसा पिछली बार देखिए एक ब्राह्मण कोटे से और एक पिछड़ी बिरादरी के कोटे से दी गई थी। तब केशव प्रसाद मौर्य 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के रेस में थे, तो उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है कि एक जाटव को भी दिया जाए। दलितों की जो बात हो रही है उसमें कई सारे नाम आ रहे हैं, बेबी रानी मौर्य से लेकर के जो पुलिस अफसर थे, कमिश्नर थे, असीम अरुण का भी नाम आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि मौर्य का कोई बड़ा नेता अगर कोई है बीजेपी में तो केशव प्रसाद मौर्य है। उधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य हार चुके हैं। अगर मौर्य को उन्होंने दे दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हारने के बावजूद हम आपकी बिरादरी को वो मान सम्मान दे रहे हैं। तो पार्टी को लगता है वो बिरादरी बीजेपी के साथ जुड़ी रहेगी और 2024 में पार्टी को फायदा मिल सकता है। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की बात कही जा रही है। ठीक है, और इसीलिए ये डिले हो सकता है, जैसा पंकज हमारे सहयोगी बता रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगविंद्र पटियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन ये दो बड़ी खबरें हैं, देखिए दोनों चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। पंजाब में कल कैबिनेट मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और कल ही कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। 10 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, मान के कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और दूसरी तरफ जो इंतजार हो रहा है उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण का, वो अभी आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे पेच हैं जो फंसे हुए हैं और उन्हीं पर अभी चर्चा विचार विमर्श जारी है। यानी कि 21 की जगह अब शपथ ग्रहण जो है वो 24 मार्च को संभव है। तो दो चुनावी राज्यों की इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं और एबीपी न्यूज पर यह पहली जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 21 मार्च की जगह अब 24 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है। और दूसरी तरफ पंजाब, जहां पर कैबिनेट मंत्री कौन कौन हो सकते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन हो सकते हैं, तो वो भी एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाया और उस खबर पर मोहर भी लगी है, क्योंकि 10 वो चेहरे, उनके नाम भी एबीपी न्यूज आपको बता रहा है जो मान कैबिनेट का हिस्सा होंगे। कल 11 बजे ये सभी शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। देखिए मान कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे पहले आपको एबीपी न्यूज ने बता दिया था और अब पार्टी की तरफ से भी इन 10 चेहरों को सामने ला दिया है और रख दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।